योगेश सर और गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीव विज्ञान के लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस लेक्चर का जो थीम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आप प्रीवियस लेक्चर में भी आप पाचन तंत्र के कुछ पार्ट को देख चुके हैं, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, फैट के बारे में पढ़ा और मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का जो आता है वो आता है विटामिन, ठीक है, मतलब वाइटामिन। और वाइटामिन की खोज जो है वो करी थी लुनिन ने, ठीक है। विटामिन की खोज किसने करी थी? लुनिन में। लेकिन आप देखिए यहाँ पर नाम फंक भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो हमें इसलिए लिखना पड़ता है कि वास्तविकता ये है कि विटामिन की खोज जो है वो लुनिन ने ही करी है, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ चूंकि एग्जामों में ऑप्शन लुनिन का देते नहीं है, तो ऑप्शन आपके ऑप्शन में क्या आ जाता है? फंक। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको लुनिन ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर आप फंक को टिक लगा दीजिएगा। अब बात आती है वास्तव में फंक का क्या रोल है। तो फंक ने क्या दिया? विटामिन शब्द किसकी देन है? फंक की देन होती है। विटामिन शब्द किसकी देन होती है? फंक ने शब्द विटामिन दिया। अब नेक्स्ट बात आती है विटामिन क्या क्या कार्य है, क्या फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये क्या कार्य कर रहा है, इसके अनुसार देखते हैं हम लोग। तो विटामिन क्या करता है? तो हमारी बॉडी में होते हैं एंजाइम्स। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स तब तक कार्य नहीं करते जब तक इनसे विटामिन जुड़ ना जाएं, ठीक है। मतलब ये एंजाइम्स की क्रियाशीलता के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? विटामिन यानी वाइटामिन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एंजाइम्स की क्रियाशीलता के लिए आपको क्या चाहिए? वाइटामिन। मीन्स कहना हम ये चाहते हैं कि विटामिन किसका सहयोग कर रहे हैं? विटामिन किसका सहयोग कर रहे हैं? एंजाइम्स का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। इसलिए हम लोग विटामिन को क्या कहते हैं? सह एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सह एंजाइम। मतलब सह एंजाइम का मतलब को एंजाइम्स। को एंजाइम्स कौन होते हैं? ठीक है, को एंजाइम्स कौन होते हैं? तो को एंजाइम्स कौन होते हैं? देखिए विटामिन। कोएंजाइम्स कौन होते हैं? वाइटामिन्स होते हैं। तो समझ में आ गया? कोएंजाइम्स का आंसर क्या लगेगा? कोएंजाइम्स कौन होते हैं? तो कोएंजाइम्स कौन होते हैं? वाइटामिन्स होते हैं। तो फंक्शन आप देखिएगा क्या हुआ। विटामिन की खोज किसने करी थी? लुनिन ने, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो फंक लगाइएगा। ये अगर लुनिन है तो लुनिन ही इसका राइट ऑप्शन है। शब्द विटामिन दिया गिवन बाय द फंक ने दिया था। और कार्य की जब बात आती है तो फंक्शन क्या करता है? तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। जब ये विटामिन एंजाइम्स के साथ जुड़ते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कार्य करना चालू कर देते हैं। इसलिए हम लोग विटामिन को क्या कहते हैं? सह एंजाइम। सह का मतलब सहायता करने वाला, किसकी? एंजाइम्स की सहायता करने वाला। तो सह एंजाइम्स कौन होते हैं? वाइटामिन होते हैं, ठीक है। अब विटामिन के को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब ये इसका वर्गीकरण देखते हैं। विटामिन के प्रकार। तो विटामिन के प्रकार में सबसे पहली चीज आई ये क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में देखते हैं क्या है? तो ये वसा में घुलने वाले विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन को दो भागों में हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। वसा में घुलने वाले विटामिन और जल में घुलने वाले विटामिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये विटामिन जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं। अब जल में घुलने वाले विटामिन कौन होते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है। और विटामिन C। ये सारे विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी।
ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इनकी विशेषता, वसा में घुलनशील विटामिन की विशेषता ये होती है कि ये बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी में हम किन विटामिन को स्टोर कर सकते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन को बॉडी में क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोर होने वाले विटामिन कौन से होते हैं? ठीक है, स्टोर होने वाले विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो बॉडी में क्या किए जा सकते हैं? स्टोर किए जा सकते हैं। टू सर्टेन अमाउंट, कुछ मात्रा में स्टोर किए जा सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये बॉडी में स्टोर नहीं किए जाते, इनको हम बॉडी में स्टोर नहीं करते। अगर हम ये एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो फिर ये बॉडी से क्या हो जाएंगे, जितनी नीड होगी बॉडी उतनी ही इसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी ये एलिमिनेट निकाल देंगे, बॉडी शरीर से बाहर इसको निकालेंगे। ठीक, अब हमें इनको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए। ये विटामिन ए की जब बात आती है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए में जो नंबर 1 पॉइंट आता है, विटामिन ए का पहला पॉइंट ये है कि विटामिन ए लीवर में बनता है। विटामिन ए लीवर में क्या होता है? बनता है। लीवर मतलब यकृत। विटामिन ए का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, विटामिन ए स्टोर कहाँ पर होता है? स्टोर का मतलब संग्रह। संग्रह कहाँ पर होता है? तो विटामिन ए का जो स्टोरेज होता है, विटामिन ए का जो स्टोरेज है वो भी कहाँ पर है? वो भी लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? वो भी लीवर में होता है। तो विटामिन ए बनता भी लीवर में है, विटामिन ए स्टोर भी लीवर में होता है। ठीक है, विटामिन ए को हम लोग, थर्ड पॉइंट, विटामिन ए को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन मतलब कि संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन। कौन सा विटामिन है? संक्रमण रोधी विटामिन। किसको कहते हैं? विटामिन ए को। संक्रमण रोधी का मतलब होता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का पहला पॉइंट, विटामिन ए बनता कहां पर है? बनता कहां पर है? लीवर में। सेकंड पॉइंट, विटामिन ए स्टोर कहां पर होता है? लीवर में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा होता है? लीवर। विटामिन, ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा होता है? लीवर। लीवर बॉडी का वो ऑर्गन है जो विटामिन ए बनाता भी है और विटामिन ए स्टोर भी कर लेता है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग देखते हैं। कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से? इसकी कमी से होने वाली एक बीमारी होती है रतौंधी। रतौंधी जिसको आप कहते हो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी को क्या कहा जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और इसमें आपको कम रोशनी में दिखाई देना क्या हो जाता है? बंद होने लगता है। पहली समस्या। दूसरी समस्या, विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है जीरो ऑप्थेल्मिया। कौन सी बीमारी होती है? जीरो ऑप्थेल्मिया। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जीरो ऑप्थेल्मिया। जीरो ऑप्थेल्मिया में क्या होता है? आंखों की जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, अश्वग्रंथियां, वो निष्क्रिय हो जाती हैं। मतलब जीरो ऑप्थेल्मिया में आंखें क्या हो जाती हैं? ड्राई आईज। ड्राई आई, आंखें सूखने लगती हैं क्योंकि आंखों की नमी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो विटामिन ए की कमी से एक बीमारी क्या मिली हमें? जीरो ऑप्थेल्मिया। ठीक है, और दूसरी बीमारी क्या मिली हमें? रतौंधी। ठीक है, अब बात आती है विटामिन ए का सोर्स क्या है, यानी इसका स्रोत देख लेते हैं हम लोग। से इसका स्रोत देखते हैं तो इसके स्रोत की जब बात आती है तो गाजर इज द बेस्ट। ठीक है, गाजर विटामिन ए का एक बहुत बढ़िया स्रोत होता है। गाजर विटामिन ए का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड बात आती है विटामिन ए का क्या और भी कोई स्रोत है? तो विटामिन ए का दूसरा जो स्रोत होता है वो होता है कॉड लिवर ऑयल, मतलब कि मछली का तेल। मछली का तेल। ठीक है, और मछली के तेल में दो विटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। ये दोनों आंसर सही होंगे। कॉड लिवर ऑयल कॉड फिश होती है, इसके लीवर से तेल निकाला जाता है। इसमें दो विटामिन होते हैं, विटामिन ए और डी।
ठीक है। अब विटामिन ए का अगला स्रोत होता है आम। विटामिन ए का अगला स्रोत क्या होता है? आम। इसलिए इस प्रकार विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, ठीक है। गाजर, कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल और आम, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट विटामिन की तरफ, देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम लोग सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या आया? ये हमारा कैसा विटामिन है? सनसाइन विटामिन है। सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को, क्योंकि ये हमारे जो त्वचा होती है, स्किन, हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी का क्या करती है? निर्माण करती है। मानव की जो स्किन होती है, स्किन, त्वचा, ठीक है, वो किसकी सहायता से? सनलाइट की सहायता से, ठीक है। मानव की त्वचा सनलाइट की सहायता से किसका निर्माण करती है? विटामिन डी का निर्माण करती है। इसलिए इसको हम लोग सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। चलिए, फिर सेकंड बात आती है, ठीक है, विटामिन डी का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है, क्या ये कार्य करता है? तो विटामिन डी हमारे भोजन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करना, ठीक है। भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करना, भोजन से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना और फिर किसका निर्माण करना? बोन्स, अस्थियों का निर्माण करना। इस कैल्शियम से किसका निर्माण होगा? अस्थियों का निर्माण होगा। तो विटामिन डी का क्या काम होता है? भोजन से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करके बोन्स का फॉर्मेशन यानी निर्माण करना विटामिन डी का काम होता है। अब नेक्स्ट बात आती है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग देखते हैं। इसकी कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो इसकी कमी से होने वाली बीमारी होती है, पहले तो देखते हैं बच्चों में कौन सी समस्या उत्पन्न कर देता है। ये बच्चों में रोग हो जाता है सूखा रोग, जिसको आप कहते हो रिकेट्स। बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। फिर बात आती है वयस्क में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वयस्क में इसकी कमी से रोग होता है ओस्टियोमलेशिया मतलब हड्डी का बेर टूटना, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग। और एडल्ट पर्सन में कौन सा रोग हो जाता है? ये ओस्टियोमलेशिया, हड्डियों का बेर टूट जाना। अब बात आती है इसका स्रोत क्या है, कहां से हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला तो इसका स्रोत है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से हमारी मानव की त्वचा होती है उसको क्या करती है? खुद बनाती है। सेकंड, अगर हम इसके भोजन की तरफ जाते हैं तो इसका जो स्रोत होता है वो कॉड लिवर ऑयल में दो विटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। जैसे कि पिछले हमने देखा था मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल्स में दो विटामिन ए और विटामिन डी। लेकिन जो डी होता है वो मेन होता है, मेन्स का मतलब सही है, मुख्य जो है वो डी है। अमाउंट इसी का क्या होता है? ज्यादा होता है। और विटामिन ए का जो होता है अमाउंट कम होता है। इसलिए आंसर तो दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों आंसर ही कंबाइंड में होंगे तो सही होंगे, अन्यथा डी ऑप्शन इज द मेन ऑप्शन होता है आपका जाके, मछली का तेल। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो आपके पास आता है वो आता है मशरूम, ठीक है। मशरूम जो होता है विटामिन डी का क्या होता है? अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला विटामिन आता है विटामिन ई। टोकोफेरॉल। विटामिन ई मतलब टोकोफेरॉल, ठीक है। इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। और विटामिन ई की जब बात आती है तो विटामिन ई हमारी फर्टिलिटी को मतलब हमारी प्रजनन क्षमता को निर्धारित करता है। इसकी कमी से हमारी प्रजनन क्षमता में क्या होने लगती है? गिरावट आ जाती है। मतलब प्रजनन क्षमता में कमी,
प्रजनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण उत्पन्न होती है? विटामिन ई। विटामिन ई के कारण हमारे शरीर की जो प्रजनन क्षमता होती है वो घटने लगती है। नेक्स्ट चीज आती है विटामिन ई की। अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो विटामिन ई का जो स्रोत होता है, सबसे बढ़िया स्रोत होता है व्हीट जर्म ऑयल। बेस्ट सोर्स, सबसे बढ़िया सोर्स जो होता है विटामिन ई का वो होता है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल का मतलब होता है अंकुरित गेहूं, इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है ऑलमंड्स, मतलब बादाम। आलमंड्स, ठीक है। बादाम अच्छा विटामिन ई का स्रोत होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट विटामिन की तरफ से होता है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के को हम लोग कहते हैं फाइलोक्विनोन। और फिर आता है नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के का क्या नाम है? फाइलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, ये इसके दो नाम होते हैं। विटामिन के को हम लोग कहते हैं तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसका अगर हम कार्य की बात करें तो इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो हमें पता चलता है ये ब्लड को क्या करता है? क्लॉट, रक्त का क्या बनाता है? थक्का। विटामिन के क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है। अब बात आती है इसके स्रोत की। ठीक है। इसके जब हम स्रोत को देखते हैं तो इसका जो स्रोत होता है, ठीक है, वो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। नॉनवेज, मीट जिसको आप कहते हो, मीट मतलब मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन, ये इसका अच्छा स्रोत होता है। लेकिन विटामिन के जो होता है ये हमारी आहार नाल में भी बड़ी आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा बनाया भी जाता है। मतलब विटामिन के बनता भी है हमारी बड़ी आंत में, लेकिन बड़ा सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा होती है। तो ये हमारे आहार नाल, आहार नाल में क्या? बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत में कौन? बैक्टीरिया, जीवाणु किसका निर्माण करते हैं? विटामिन के का, विटामिन के। तो क्या देखा हम लोगों ने? ठीक है। तो विटामिन के जो होता है ना, आहार नाल में भी कौन सा पार्ट? बड़ी आंत में भी कौन? जीवाणुओं द्वारा किसका निर्माण होता है? विटामिन के का निर्माण होता है। ठीक है। अब हमारे पास फैट सॉल्युबल सारे विटामिन हो गए। विटामिन हमने ए पढ़ा, ठीक है, विटामिन हमने डी पढ़ा, विटामिन हमने ई पढ़ा और विटामिन हमने के पढ़ा। तो वसा में घुलनशील सारे विटामिन हो गए। अब बात आती है आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में सबसे पहले आता है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जिसका रासायनिक नाम होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब विटामिन सी के अगर हम स्रोत की बात करें तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत जो होता है, पहले हम लोग स्रोत ही पे आ जाते हैं इसके। क्या काम करता है? सॉरी, विटामिन सी का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो
विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? आंवला। ठीक है। अच्छा, और भी क्या है? नींबू। और क्या है? ठीक है, जो आपके खट्टे फल होते हैं, संतरा, नारंगी, ये विटामिन सी के क्या हैं? बढ़िया स्रोत होते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होता है? आंवले में पाया जाता है। तो स्रोत तो आपको पता ही चल गए कि आंवला, ठीक है, नींबू और संतरा। अब बात आती है विटामिन सी के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट के विटामिन सी के कार्य देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, देखिए विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी में नेक्स्ट पॉइंट आता है। ठीक है, पॉइंट वाइज देखते हैं। ठीक है, विटामिन सी का पहला पॉइंट आता है कि विटामिन सी ऊष्मा संवेदी होता है। ऊष्मा संवेदी विटामिन होता है। विटामिन सी कैसा होता है? ऊष्मा संवेदी विटामिन होता है। तो विटामिन सी कैसा होता है? ऊष्मा संवेदी विटामिन होता है। इसका मतलब ये होता है कि विटामिन सी गर्म करने पर धीरे धीरे ये नष्ट होना चाहिए। जिस खाद्य पदार्थ में विटामिन सी है, वह खाद्य पदार्थ अगर आप गर्म करते हैं ज्यादा, तो फिर विटामिन सी उनमें धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटने लगता है, क्योंकि विटामिन सी ऊष्मा के प्रति क्या होने लगता है? संवेदनशील होता है। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि गर्म करने पे कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो ऑप्शन क्या लगेगा? विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया आपके पास से विटामिन सी पे दूसरा पॉइंट आता है यूरिन। यूरिन का मतलब होता है मूत्र से, ठीक है, विटामिन सी, ठीक है, निकल जाता है। यूरिन से विटामिन सी क्या होता है? निकलता है। मतलब कहने का अर्थ ये, अगर हम विटामिन सी ज्यादा मात्रा में खा लें तो फिर ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। वैसे भी हमने आपको पहले बताया, प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते। फैट सॉल्युबल विटामिन ही हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, और फैट सॉल्युबल्स तो स्टोर हो जाते हैं, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल इससे बॉडी में स्टोर नहीं होगा। अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में खाते हो तो फिर ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। कहाँ से निकल जाएगा? यूरिन से पास होके निकल जाता है। और ये हमारी बॉडी में एक ऐसा विटामिन है जो यूरिन में पाया जाता है। मतलब अगर एक्सेस अमाउंट में है तो यूरिन में पाया जाएगा। मतलब प्रश्न पूछने का तरीके क्या है कि यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। और सेकेंड वे पूछने का क्या है कि कौन सा विटामिन यूरिन से पास हो जाता है? तो विटामिन सी यूरिन से ही पास होके बाहर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है विटामिन सी हमारे घाव को जल्दी भर देता है। घाव को शीघ्रता से क्या करता है? विटामिन सी हमारे घाव को शीघ्रता से भर देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? मतलब विटामिन सी खाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। उसका कारण यह है कि विटामिन सी एक प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। और उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कोलेजन। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? हम लोग कोलेजन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है? विटामिन सी घाव को जल्दी भर देता है, पहला पॉइंट। और क्यों जल्दी भर देता है? क्योंकि यह विटामिन किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन सी। इसलिए घाव क्या हो जाते हैं? जल्दी भर जाते हैं। और कोलेजन की दूसरी विशेषता यह है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन जो होती है वो कोलेजन ही होती है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। मतलब हमारे शरीर का निर्माण और हमारे शरीर की रिपेयरिंग, मतलब मरम्मत या क्षति किससे ठीक होती है? तो वो होती है प्रोटीन से। मतलब हमारे शरीर में जो भी क्षति हो जाती है, ठीक है, वो किससे उस क्षति की पूर्ति किससे होती है? प्रोटीन से। मतलब घाव कैसे भरते हैं? प्रोटीन से भरते हैं। इसके बाद विटामिन सी की जब बात आती है, विटामिन सी में जो है वो चौथा पॉइंट आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखा? विटामिन सी ऊष्मा के प्रति संवेदनशील थे। दूसरा पॉइंट देखा कि यूरिन से निकलने वाला विटामिन कौन सा था? विटामिन
सी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था, घाव को ये शीघ्रता से भर देता है क्योंकि विटामिन सी किसका निर्माण करता है, प्रोटीन्स का निर्माण करता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है, कोलेजन। अब पॉइंट नंबर हमारे पास आता है फोर्थ, ठीक है। और ये विटामिन जो नंबर फोर्थ है वो विटामिन फोर्थ नंबर पॉइंट जो है वो ये है कि विटामिन सी, ठीक है, उन व्यक्तियों में नहीं पाया जाता, मतलब उन व्यक्तियों में इसकी कमी हो जाती है जो लोग अपने भोजन में फल और सब्जियों का उपयोग नहीं करते। मतलब कहने का ये मतलब है कि एक व्यक्ति रोटी खाता है, ठीक है, दूध पीता है, ठीक है, अंडे भी खा रहा है, ठीक है, मांस भी खा रहा है, ठीक है, मक्खन भी खाता है, बटर, दाल भी खाता है, ठीक है। अगर वो अपने भोजन में ये सब चीजें खा रहा है, ठीक है, रोटी, दूध, अंडे, मांस, पनीर, मक्खन, दालें, ये अगर खा रहा है तो फिर उसके शरीर में विटामिन सी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाएगी, स्कर्वी। कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी रोग हो जाएगा, ठीक है। स्कर्वी रोग मतलब स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। ये दो रोटी खा रहा है, दाल खा रहा है, अंडे खा रहा है, मांस खा रहा है, मक्खन खा रहा है, फिर भी इसको स्कर्वी रोग हो रहा है क्योंकि इसके शरीर में विटामिन सी की क्या हो रही है, कमी। उसका कारण यह है, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जानवरों से मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता। जानवरों से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं उनमें विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। जानवरों से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं ठीक है, उनमें विटामिन सी नहीं होता। जैसे जानवरों से क्या प्राप्त होता है, दूध, अंडे, मांस, मक्खन, ये तो जानवरों से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन रोटी और दाल तो खैर जानवरों से नहीं प्राप्त होते। लेकिन विटामिन सी का स्रोत है क्या, इससे क्या पता चलता है, विटामिन सी का स्रोत होता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो ये आपको खाने पड़ेंगे क्योंकि इसके डाइट में ना तो सब्जी है ना ही इसके डाइट में कोई फ्रूट्स है, इसलिए इसको क्या प्रॉब्लम होगी, स्कर्वी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का जो संबंध है वो है वास्को डी गामा से, ठीक है। वास्को डी गामा जब अपनी समुद्री यात्रा पे निकले तो उनको स्कर्वी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्योंकि समुद्री यात्राएं काफी लंबे दिनों तक चलती थी उस समय, और वो अपने भोजन में सब तो यूज करते थे लेकिन उनके भोजन में आपकी ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स नहीं थे। इसलिए जो सेलर्स थे, जब तक वो इंडिया पहुंचे तब तक उनको क्या प्रॉब्लम होने लगी, वह स्कर्वी की प्रॉब्लम होने लगी है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, ये स्कर्वी की दिक्कत होने लगती है। अब बात ये आती है कि स्कर्वी का कैरेक्टर, तो ये तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, स्कर्वी की प्रॉब्लम हो जाती है। स्कर्वी का कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, इसमें गम्स जो होते हैं ना, मसूड़े, वो फूल जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन स्कर्वी का कैरेक्टर क्या होता है। स्कर्वी का कैरेक्टर क्या है, मसूड़ों में सूजन, ठीक है, और क्या सिम्टम्स होता है, रक्तस्राव, रक्त का निकलना, ठीक है, रक्तस्राव यानी रक्त का निकलना। तो स्कर्वी का क्या कैरेक्टर होता है, मसूड़ों से में सूजन आ जाना और ब्लीडिंग, मसूड़ों से क्या होना, रक्त का स्राव होना, ये स्कर्वी का मेन कैरेक्टर होता है। इसके अलावा स्कर्वी का एक कैरेक्टर और होता है ज्वाइंट पेन, लेकिन दैट इज नॉट अ मेन कैरेक्टर, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइंट पेन्स। इसलिए मसूड़ों में सूजन इज द बेस्ट या मेन ऑप्शन आपके लिए, ठीक है। मेन कैरेक्टर स्कर्वी का यही होता है। नेक्स्ट बात आती है, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि सेकंड कैरेक्टर में जॉइंट पेन्स भी आ जाता है इसमें। अब आपके पास अगला विटामिन आता है, ठीक है, वो है विटामिन B1। कौन सा विटामिन आया, विटामिन B1। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं, थायमिन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं हम लोग, थायमिन, ठीक है। और विटामिन B1 जो है ये
इस विटामिन की कमी से आपको पता ही रहता है कि कौन सी बीमारी होती है। तो पहले तो हम आपको ये बता देते, पता रहता है आपको जनरली, तो ठीक है, वेरी वेरी लो। कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? वेरी वेरी लो। इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है। मस्कुलर स्क्रैम्प मतलब मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह ये सब चीजें होने लगती है, भूख का ना लगना, ठीक है, वेरी वेरी। अब बात आती है ये बीमारी का कारण क्या है, कॉज क्या है इसका, ठीक है। कारण क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी क्यों हो जाती है बॉडी में? जब हम लोग पॉलिश्ड राइस खाने लगते हैं। पॉलिश्ड राइस का मतलब होता है हम लोग कैसा चावल खाने लगते हैं? पॉलिश्ड राइस, ठीक है। पॉलिश्ड राइस क्या होता है? पॉलिश्ड राइस ऐसे चावल होते हैं जब हम चावल को सुंदर बनाने के लिए उनके छिलकों को, मतलब धान के छिलके को जब बहुत गहराई से काट देते हैं तो फिर ऐसे चावल को क्या कहते हैं? पॉलिश्ड राइस कहा जाता है, ठीक है। ऐसा चावल अगर हम लोग खाते हैं ज्यादा मात्रा में तो फिर हमें बॉडी में हमारे बी1 की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, ठीक है। अब बात आती है तो इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत होता है अनाज के छिलके। इसका स्रोत क्या होता है? स्रोत अगर हम बात करें तो फिर इनके स्रोत की बात होती है तो अनाज के जो छिलके होते हैं, और अनाज के छिलकों में भी मेन किसकी बात करी जा रही है? धान, ठीक है। क्योंकि मेन यहाँ पर क्या आया है? राइस। लेकिन ध्यान रखना है अगर आपके पास धान ना मिले तो अनाज, क्योंकि धान अनाज की ही कैटेगरी में क्या होता है? आता है, ठीक है। तो इसका स्रोत क्या होता है? अनाज के छिलके, यानी मेन है धान का छिलका, ठीक है। तो हमें कैसा चावल खाना चाहिए? पॉलिश राइस नहीं खाना, हमें खाना चाहिए कैसा चावल? ब्राउन राइस। कैसा चावल खाएं हम? ब्राउन राइस चावल खाएं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये है विटामिन बी1। अब बात आती है विटामिन बी2, ठीक है। विटामिन बी2 को हम लोग कहते हैं राइबोफ्लेविन, मतलब इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जो है इसकी कमी से दिक्कत क्या होती है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से दिक्कत क्या होगी? मतलब क्या, कौन सी बीमारी उत्पन्न करेगा राइबोफ्लेविन? तो ओठों का फटना। ओठों का फटना, वो भी कहां पर? ठीक है, साइड्स पे, कॉर्नर एंगल, ठीक है। ओठों के किनारों पे क्या होने लगती है? इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन मतलब, ठीक है, दाने निकलने लगते हैं, फटने लगते हैं, ठीक है। इस बीमारी को इंग्लिश में कहा जाता है किलोसिस। इसको क्या कहते हैं? किलोसिस कहते हैं। किलोसिस का क्या मतलब होता है? किलोसिस का मतलब होता है, ठीक है, ओठों का किनारों पर फटना। ओठों का किनारों पर फटना, ये किसका उदाहरण होता है? किलोसिस, ठीक है। किलोसिस का मतलब क्या है? ओठों का किनारों पर फटना। स्रोत की जब बात आती है तो विटामिन बी1 के बाद अब आपको स्रोत नहीं पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्रोत होते नहीं है, ठीक है। और रीजन है कि जो स्रोत बी2 का होगा वही बी3 का होगा, वही बी5 का होगा, वही बी6 का होगा, वही बी7 का हो जाएगा। इसलिए स्रोत कोई कॉमन नहीं होने के कारण स्रोत नहीं पढ़ाए जाते। आपको सोर्स कहाँ से प्राप्त होगा? और जनरली ध्यान रखिएगा, अनाजों में भी मिलेंगे आपको, दूध में भी मिलेगा, मीट में भी मिलेंगे, अंडों में भी मिलेंगे, सभी जगह से प्राप्त होंगे, लेकिन अब कोई स्पेसिफिक स्रोत नहीं है इनका, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन बी3। विटामिन बी3, इसका केमिकल नेम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो विटामिन बी3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। नियासिन, या इसी का केमिकल नेम होता है निकोटिनिक एसिड। तो विटामिन बी3 को हम चाहे तो नियासिन बोले, या फिर हम विटामिन बी3 को निकोटिनिक एसिड बोले, ठीक है। अब इसकी
इसके स्रोत की भी वही दिक्कत आएगी आपको कि इसके स्रोत क्या बताए जाए, तो इसके स्रोत में कोई चीज नहीं बताई जाएगी। रीजन क्या है कि वही चीज है जो कि विटामिन, जो दिक्कत आई थी आपके विटामिन B2 में, जो स्रोत विटामिन B2 का है वही B3 का हो जाएगा, वही आपका B5 का होगा। ये इसलिए कोई कॉमन स्रोत ना होने के कारण यहाँ पर स्रोत आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अब बात आई कि विटामिन B3 की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, तो समस्या उत्पन्न होगी पेलेग्रा। कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? पेलेग्रा। पेलेग्रा को हम लोग अगर इंग्लिश की भाषा में बोलें तो फिर इसे कहा जाता है रफ स्किन। रफ स्किन, रफ स्किन का मतलब होता है त्वचा का सूखना, त्वचा का फटना, त्वचा में वर्टिंग, वर्टिंग मतलब मसे का निकलना। इस तरह से आपको पेलेग्रा में क्या होने लगेगी? प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो विटामिन आता है वो है विटामिन B5। विटामिन B5। ठीक है, और विटामिन B5 को हम लोग जो नाम देते हैं, इसका जो, जैसे इसका केमिकल नेम था क्या? नियासिन। वैसे इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। स्रोत, फिर वही स्रोत के बारे में अगर बात करी जाए तो क्या कोई स्रोत होते नहीं है? स्रोत होते हैं। क्या बताए क्यों नहीं जाते? तो उसका रीजन यही है कि वही स्रोत B2 का है, वही B3 का है, वही B5 का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई कॉमन स्रोत की बात नहीं बताई जा रही है आपको यहाँ पर। ठीक है, इसलिए स्रोत नहीं बताए जाते। अब बात है कि समस्या क्या उत्पन्न होगी, कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न बोला जाता है? D3 रोग। कौन सा रोग? D3 रोग। D3 रोग क्या चीज होती है? ये D3 रोग जो होता है ये कोई बीमारी नहीं है। D3 का मीन्स होता है बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग जो है ना अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि पहला D आता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा रोग। कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई? त्वचा रोग। पहला D आ गया। ठीक है, दूसरा D देखते हैं। ठीक है, दूसरा D जो होता है वो होता है डायरिया। दूसरा D क्या आता है? डायरिया। डायरिया मीन्स ऑफ दस्त। तीसरा जो D आता है वो होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया में दिक्कत होती है, याददाश्त में कमी आने लगती है। डिमेंशिया में क्या होने लगता है? आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है। ठीक है, इसलिए विटामिन B5 जो है, ठीक है, इसमें D3 कोई रोग नहीं होता। ठीक है, इसमें D3 का अर्थ है कि बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें जो है डिमेंशिया की दिक्कत होगी, डायरिया हो गया है और डर्मेटाइटिस हो गया है। तो ये करेक्टर्स हैं। ठीक है, इसलिए इनको चूंकि D से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है? D3 रोग बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो विटामिन आता है, ठीक है, वो आता है विटामिन B6। विटामिन B6 को हम लोग कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन जो होता है, ठीक है, इसकी कमी से स्रोत फिर वही यहाँ पर आपको बता रहे हैं, स्रोत नहीं बताए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बॉडी में क्या सिम्टम्स आने लगते हैं? ठीक है, तो बॉडी में विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, एनीमिया को आप कहते हो रक्तहीनता, रक्त की कमी। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। ठीक है, और बालों, हेयर्स के लिए जो होता है, ठीक है, बालों की ग्रोथ मतलब बालों की वृद्धि के लिए भी अच्छा होता है विटामिन, ठीक है, B6। तो विटामिन B6 में रक्त की भी कमी, हेयर ग्रोथ, ठीक है, हेयर ग्रेइंग, बालों का पकना,
ये हेयर ग्रेइंग यानी बालों का पकना। हेयर ग्रेइंग, बालों का पकना, ठीक है। ये कैरेक्टर्स होते हैं। स्रोत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन हम आपको बता रहे हैं इसमें स्रोत जो है अंडा। अंडा अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन B6 का, एग, ठीक है। देखिए अब इतने विटामिन में हमने B2 में नहीं बताया, B3 में भी नहीं बताया, B5 में भी नहीं बताया, ठीक है। अब ये आया आपके पास विटामिन B6। स्रोत वही सब में कॉमन होते हैं, लेकिन एग जो होता है ना, वो एग का जो पीला पार्ट होता है, यॉक, ठीक है, उस दैट इज द बेस्ट सोर्स, अंडा, ठीक है। अंडा जो होता है वो विटामिन B6 का अच्छा स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन B7, ठीक है। इसको हम लोग बायोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिन। और इसी को हम लोग विटामिन क्या कहते हैं? H। क्या कहते हैं? H। तो विटामिन B7 मतलब साहब रासायनिक नेम क्या है? बायोटिन। और इसको विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है? तो हमारी बॉडी में ये हमारी बॉडी के नेल्स और हमारी बॉडी में हेयर्स, ठीक है, इन दोनों की ग्रोथ के लिए अच्छा फैक्टर होता है, ठीक है। नेल्स और हेयर ग्रोथ के लिए क्या है? अच्छा फैक्टर है। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है? हेयर ग्रोथ यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, और नेल्स और हेयर ग्रोथ यहाँ पर भी आ रहा है। तो बायोटिन जो होता है ना, वो नेल्स और हेयर ग्रोथ दोनों के लिए बहुत अच्छा विटामिन होता है। ये B6 से भी बेटर अच्छा विटामिन कौन है? विटामिन B7। किसके लिए? नेल्स की अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए और हेयर्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। B6 से बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है? B7 होता है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास अगला विटामिन आता है विटामिन B9। विटामिन B9 जिसको आप लोग क्या कहते हो? फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या कहते हैं हम? फॉलिक एसिड कहते हैं। और फॉलिक एसिड की जब बात आती है तो इसकी कमी से दिक्कत हो जाती है, आपकी रक्त की कमी होने लगती है, और जिसको आप कहते हो रक्तहीनता, या हम जिसको कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। तो एनीमिया हमारा B6 में भी आया था पढ़ने के लिए, ठीक है, और एनीमिया हमारे पास B9 में भी पढ़ने के लिए आया। देखिए, ठीक है, हमारे पास B6 में भी क्या आ रहा है? एनीमिया, ठीक है, और हमारे पास B9 में भी क्या आ रहा है? एनीमिया। तो मेन अगर इन दोनों में देखा जाए कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनीमिया, मतलब मेन रक्त की कमी किस विटामिन से होती है, तो फिर B9 इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बात आती है स्रोत कहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसका स्रोत आपको बताया जाएगा। इसका स्रोत होता है पालक, ठीक है, या हम क्या लिख दें? हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, ये अच्छा स्रोत है। ये तो वेजिटेरियन सोर्स हो गया। और नॉन वेजिटेरियन सोर्स में, ठीक है, आप कुछ भी खा लीजिए आप, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन में मांस भी इसका क्या होता है? स्रोत होता है विटामिन B9 का, ठीक है। वेजिटेरियन में आपकी हरी सब्जियां, और नॉनवेज में फिर हम कोई भी मीट खा लें आपके लिए, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट आया विटामिन B12। B12 मतलब साइनो कोबालामीन। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन कहते हैं। और विटामिन B12 में एक मेटल होती है, मतलब इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी मेटल पाई जाती है विटामिन B12 में? तो वो है कोबाल्ट। कौन सी मेटल होती है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, ठीक है। तो विटामिन B12 में कौन सी मेटल होती है? विटामिन B12 में मेटल होती है कोबाल्ट। विटामिन B12 के
कि कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी। तो विटामिन B12 की कमी से जो बीमारी उत्पन्न होगी आप उसको कहते हो रक्तहीनता। क्या कहते हो? रक्तहीनता। मतलब आप इसको क्या कहते हो? एनीमिया। ठीक है। और एनीमिया मतलब रक्त की कमी। रक्त की कमी में देखिए 3 विटामिन बताए। तो एनीमिया मतलब रक्तहीनता में 3 विटामिन बताए गए। विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये 3 विटामिन बताए गए। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 जिसमें कि मेन होते हैं, 2 मेन होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में B9 है और B6 है तो B9 इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। और अगर आपके पास B6 और B12 है तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन B12 सही होगा। प्रायोरिटी मतलब हमें B9 और प्रायोरिटी हमें B9 और B12 को ही देनी होगी। प्रायोरिटी हमें किसको देनी होगी? B9 और B12 को ही देनी प्रायोरिटी। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हमें B9 और B12 दोनों दे दिए जाएं तो बीच में द राइट ऑप्शन, तो बोथ आर राइट ऑप्शन। सही है, आपको सही है ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन देने पड़ेंगे तभी जाके दोनों आंसर सही होंगे। मतलब बोथ ऑप्शन देंगे तभी सही है, देंगे ही वो आपको ऑप्शन। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा मोस्ट प्रायोरिटी में हम लोग B9 और B12 को कंसीडर करेंगे। B6 तो बहुत बात की बात है हमारे लिए। ठीक है, अब बात आती है स्रोत बता दें इनके। ठीक है, तो स्रोत अगर हम इनकी बात करें, इनके स्रोत की, तो नॉन वेज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, मीट, चाहे वो किसी मीट का मतलब नॉनवेज। ठीक है, नॉनवेज में आप नॉनवेज मीन्स ऑफ ये भी कह सकते हैं हम, नॉनवेज तो चले ये भी है, नॉनवेज भी सही है। और हम अगर बहुत एक्यूरेट लैंग्वेज लिखे ना तो फिर हम कहेंगे एनिमल प्रोडक्ट। क्या लिख दे? एनिमल प्रोडक्ट। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इन कंपैरिजन टू नॉनवेज। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट क्या होता है? नॉनवेज भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब जैसे कि दूध में, जैसे कि अंडे में, ठीक है, मीट तो है ही है। ठीक है, ये विटामिन B12 का एक बढ़िया विकल्प होता है। ठीक है, और वेज की अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 नहीं होता। ठीक है, और इसलिए जो लोग प्योर वेजिटेरियंस होते हैं और दूध का भी उपयोग नहीं करते हैं, प्योर वेजिटेरियन मतलब अंडे भी नहीं खाना उन्हें, मीट तो खाना ही नहीं है, लेकिन दूध भी अगर नहीं प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो बॉडी में मान लीजिए विटामिन B12 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी उनको। ठीक है, इसलिए कम से कम अगर आप नॉन वेजिटेरियंस नहीं हैं तो मिल्क का तो उपयोग करिए ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या और कहीं से भी प्राप्त हो सकता है? हाँ, ये और कहीं से भी हमें मिल सकता है। वो है हमारी आहार नाल। क्या है? हमारी आहार नाल। आहार नाल में भी, चूंकि आहार नाल की तो लंबाई बहुत बड़ी है हमारी, 8 से 10 मीटर है, तो आहार नाल का कौन सा हिस्सा? तो आहार नाल का ये बड़ी आंत। कौन सा पार्ट? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत में कौन? जीवाणु। बड़ी आंत में कौन? जीवाणु। तो विटामिन B12 की कमी जनरली हमारी बॉडी में हो नहीं पाती है। रीजन उसका यह है कि हमारी आहार नाल में बड़ी आंत, और बड़ी आंत में कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, ये विटामिन B12 को बनाते भी हैं। ये विटामिन B12 को क्या करते हैं? बनाते भी हैं। इस प्रकार विटामिन बड़ी आंत में 2 विटामिन बनते हैं, एक विटामिन K और दूसरा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन K और विटामिन B12 ये हमारी आहार नाल में भी बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट विटामिन तो सारे हमारे क्या हो गए? पूरे हो गए। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप देखिएगा हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम चूंकि एक बड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि हमें इसमें फूड्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हमने फूड्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, हमने फैट के बारे में पढ़ा, ये हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ा, हमने मिनरल्स भी पढ़े और हमने वाइटामिन्स भी पढ़े। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ये देखना पड़ेगा, ये फूड्स पढ़ा, अब हमें पढ़ना होगा एलिमेंट्री कैनाल्स, मतलब आहार नाल पढ़नी पड़ी। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है,
एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने फूड देखा, अब हम फूड ट्रैक देखेंगे। फूड ट्रैक मतलब भोजन के मार्ग को देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फूड ट्रैक में सबसे पहले आहार नाल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जो लोग हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, शाकाहारी जंतु। कैसे जंतु? शाकाहारी। और दूसरा एनिमल कैसा होता है? मांसाहारी। दो प्रकार के एनिमल है, हेर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स, ठीक है। तो इन दोनों की अगर हम आहार नाल की तुलना करें, इनकी और इनकी, ठीक है, तो पता चलता है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं ना, इनकी आहार नाल की लंबाई मांसाहारी जंतुओं से क्या होती है? बड़ी होती है। मतलब इनकी जो आहार नाल है वो कैसी होती है? बड़ी होती है। और इनकी जो आहार नाल होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में बात करें तो पता चलता है कि जो शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल होती है वो मांसाहारी जंतुओं से क्या होती है? बड़ी। उसका रीज़न है कि जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें न्यूट्रिशंस और एनर्जी की क्या होती है? कमी होती है। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशंस लेने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए ज़्यादा अमाउंट में भोजन को खाना पड़ता है। पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, ठीक है, तो मानव तो फिर सर्वाहारी है, इसलिए यहाँ पर इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते, हम छोड़ देते हैं कि इसकी लेंथ क्या होती है, ठीक है। अब हम ये तो प्योर शाकाहारी और ये प्योर मांसाहारी की बात आती है, ठीक है। मानव में इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मानव ना तो शाकाहारी है ना तो प्योर मांसाहारी है, सर्वाहारी की कैटेगरी में आ जाता है, वो छोड़ देते हैं हम लोग। अब मानव की आहार नाल की जो लंबाई होती है उसकी बात आती है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर, ठीक है। मतलब अगर हम इसको फुट में बात करें तो 30 से 32 फुट। तो मानव की आहार नाल की लंबाई जो है वो 8 से 10 मीटर और 30 से 32 फुट हो जाती है। अब आहार नाल को हम लोग जो है इतनी लंबी इसकी लेंथ है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पार्ट में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब कैसे प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आहार नाल को हम उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने भाग में स्टार्ट किया जाता है? मतलब कुल मिला के हम लोग भोजन के पैसेज को देख रहे हैं, भोजन के क्या देख रहे हैं? मार्ग को, भोजन का मार्ग मतलब पैसेज, ठीक है। पैसेज को देखते हैं। भोजन सबसे पहले जाता है माउथ मीन्स बक्कल कैविटी में। सबसे पहले कहा जाता है? मुख गुहा में। मुख गुहा जिसको आप कहते हो बक्कल कैविटी। क्या कहते हो? बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको जरा हटा दें। मुख गुहा जिसको आप बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी, मुख गुहा। उसके बाद भोजन पहुंचता है ग्रास नली में। ग्रास नलिका में जिसको आप कहते हो ओएसोफेगस। क्या कहते हो? ओएसोफेगस। फिर भोजन पहुंचता है अमाशय में जिसको आप कहते हो स्टमक। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जठर, मतलब गैस्ट्रिक। तो सबसे पहले ये आपका हेडिंग है भोजन का मार्ग यानी कि भोजन का पैसेज। ये भोजन का पैसेज क्या है? सबसे पहले भोजन माउथ बक्कल कैविटी मतलब मुंह गुहा में पहुंचता है। फिर भोजन ग्रास नली में चला जाता है। ग्रास नली को हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं। और फिर भोजन स्टोमक यानी अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय को आप हिंदी वर्जन में क्या कह सकते हो? जठर भी बोला जा सकता है। इसके बाद
भोजन जो है वो पहुंचता है छोटी आंत में। किसमें पहुंचता है? छोटी आंत। छोटी आंत छोटी आंत में। इसके बाद भोजन कहाँ पर आता है? छोटी आंत में आ जाता है। ठीक है। और छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे भोजन का ये पैसेज है, मार्ग है। सबसे पहले आपका भोजन मुंह में पहुंचेगा, फिर ग्रास नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में। तो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? ठीक है, आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आहार नाल ये है हमारी, मुख व आहार नाल का हिस्सा नहीं होती, मुख व आहार नाल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके क्या हो रही है? खत्म। मुख व आहार नाल का हिस्सा नहीं होती, जिसकी लंबाई बता ही चुके हैं हम आपको 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, अब हमें चूंकि अब देखना पड़ेगा ये सब कुछ, इसलिए इसको हटा देते हो। ठीक है, चलिए अब बात आती है, सबसे पहले चीज आती है कि छोटी और बड़ी शब्द क्यों आता है? आहार नाल में छोटी और बड़ी शब्द क्यों आता है, ये देखते हैं। छोटी और बड़ी शब्द आने का अर्थ क्या होता है आहार नाल में? तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी छोटी आंत क्यों कहते हैं और इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? तो लंबाई से मेजरमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको नहीं बोलोगे, डायमीटर के अकॉर्डिंग बोला जाता है। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। ठीक है, छोटी आंत का जो डायमीटर होता है वो सकरा होता है, मतलब छोटी आंत जो होती है ना वो ये है। ठीक है, और अगर हम बड़ी आंत को देखें तो बड़ी आंत हमारी ये है। डायमीटर क्या है? ये चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई, ये डायमीटर। तो छोटी आंत का जो डायमीटर होता है वो नैरो होता है और मतलब कम होता है, और बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए छोटी और बड़ी शब्द का उपयोग किया जाता है। और लेकिन लेंथ से आप मेजर नहीं करिएगा। ठीक है, लेंथ तो छोटी आंत की सबसे ज्यादा होती है, टोटल तो 8 से 10 मीटर है, लेकिन इसमें 4 से 5 मीटर लेंथ तो फिर छोटी आंत की है। सबसे बड़ी इनमें से भी अगर पूछा जाए तो फिर कौन होती है? छोटी आंत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, आगे की जब बात आती है तो सच में इनमें से सबसे बड़ी जो है वो है छोटी आंत। लेंथ में अगर देखें तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? छोटी आंत की। 4.5 से 5 मीटर इसकी लेंथ होती है, 4.5 से 5 मीटर। ठीक है, 4.5 से 5 मीटर लेंथ तो इसकी ही सबसे जो ज्यादा है, लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग इसका, ठीक है, नॉमेनक्लेचर नहीं करते, नाम नहीं रखते हम लोग। अब बात आती है कि छोटी आंत चूंकि इतनी लंबी है तो अब इसको पढ़ा कैसे जाए? तो इसको हम लोग फिर डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवीजन के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है हमें छोटी आंत को देखना। छोटी आंत की लेंथ काफी बड़ी होने के कारण, छोटी आंत की लेंथ काफी बड़ी होने के कारण ये इसकी स्टडी करने में दिक्कत आएगी। तो इस कारण से हम इसको क्या करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट आता है, पहला पार्ट आता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है मध्यांत, और तीसरा जो पार्ट आता है वो है शेषांत। शेषांत को हम लोग कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। मध्यांत को कहते हैं जेजुनम, और ग्रहणी को कहते हैं डियोडिनम। ये छोटी आंत के 3 भाग हो गए। इसी तरह से अब इन तीनों पार्ट की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि एक विशेषता आपसे शेयर करते हैं, वो ये है कि ये तो सही क्रम पे लगे हैं, मतलब पहला सबसे पहले आएगा, फिर दूसरा
फिर तीसरा, ये सही ऑर्डर पर लगे हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है, अगर हम इनको इनके लेंथ के अकॉर्डिंग लगा दें, इसमें सबसे बड़ा कौन है लंबाई में, तो सबसे ज़्यादा लंबाई होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई होती है थर्ड नंबर की, मतलब शेषांक की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इससे छोटी लेंथ होती है मध्यांक की, नंबर 2, मध्यांक की लंबाई उससे भी कम होती है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो फिर अब थर्ड बचा, तो सबसे छोटा फिर क्या आता है अग्रहणी। तो कुल मिला के ये हमें दो चीज़ें पता चलें यहाँ पर कि सही क्रम से अगर लगाने की बात आए तो सही क्रम पे सब चीज़ें लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू लेंथ पूछें तो थर्ड इज द लार्जेस्ट, सेकेंड इज स्मॉलर देन द थर्ड, और फर्स्ट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। इसलिए ध्यान रखिएगा, लेंथ के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। इसी तरह हम फिर बड़ी हाथ को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। बड़ी हाथ के भी जो है ना हम लोग 3 हिस्से कर देंगे, वो भी लंबाई इसकी भी अच्छी खासी है, ठीक है। और इसके भी 3 पार्ट करेंगे। इसका पहला पार्ट कराता है सीकम, इसका दूसरा पार्ट आता है कोलन, इसका तीसरा पार्ट आता है मलाशय यानी रेक्टम, यानी कि रेक्टम। चलिए, तो ये आपके बड़ी हाथ के 3 पार्ट हो गए, ठीक है, जो कि सही क्रम पे लगे हैं, मतलब सीकम पहले आएगा, फिर कोलन आएगा, फिर मलाशय यानी कि फिर रेक्टम आएगा, ठीक है। तो ये सही क्रम पे है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे सही क्रम भी देखा और लेंथ भी देखी हमने, ठीक है। तो फिर लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम इनको अरेंज कर दें ना, तो फिर लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम इसे अरेंज करें, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड नंबर वाली लेंथ जो होती है ना, मतलब कोलन की लंबाई, जो सेकंड नंबर मतलब कोलन, सबसे लंबी लेंथ होती है कोलन की, ठीक है। और अगर हम, ठीक है, इससे छोटा देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, मलाशय, ठीक है, इसकी लंबाई उससे क्या होती है, कम होती है। अब हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब सीकम। ये किसके अकॉर्डिंग लगाए गए हैं, ये लगाए गए हैं लंबाई के अकॉर्डिंग, लेकिन किस, बड़ी आंत के इन तीनों हिस्सों को हम लोग जो है ना लंबाई के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अरेंज करते हैं। ये सीक्वेंस सही सीक्वेंस लगा है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। और अगर अकॉर्डिंग टू लेंथ पूछें तो पहले ये आएगा मतलब कोलन, फिर आएगा आपका रेक्टम, और फिर आपका आएगा सीकम, जो कि जिसका ऑर्डर क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह हम लोग ने क्या देखा, आहार नाल में के भाग देखे, और से और भोजन का पैसेज ही यही है, जैसे कि जिस क्रम से लिखा गया है, ठीक है। अब हमारे पास अगले टर्न पर आएगा, नेक्स्ट टर्न के लिए हम आपको मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, चलिए। और हर बार की तरह आपसे इस बार भी यही कहते हैं कि कोई सुझाव हो आपका, या आप कुछ अपडेट चाहते हो, ठीक है, तो फिर ज़रूर जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, और हमारे गुरुकुल के, ठीक है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सफ़र को और आगे बढ़ाइए, और ठीक है, ओके, गुड बाय।